गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रियल एनालिसिस के इस वीडियो में आज हम लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में सीक्वेंस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब होती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके पिछले की वीडियो में हमने लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लिमिट किसे कहते हैं और लिमिट पॉइंट में क्या फ़र्क होता है वो भी डिस्कस करेंगे। नाउ वी स्टार्ट। Limit of a sequence. Let xn be any real sequence and L is a real number. That is, L is element of R. Then L is called a limit of a sequence xn if for any given epsilon is greater than 0, there exists a number m, positive होना चाहिए, positive integer होना चाहिए, dependent on epsilon such that xn minus L लेस देन एप्सिलॉन मॉडुलस में फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। यानी कि एक्स एन यदि कोई वास्तविक अनुक्रम है तथा एल एक वास्तविक संख्या है तो जो एल है वो अनुक्रम की सीमा कहलाती है। यदि किसी दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए इस एप्सिलॉन इन ग्रेटर देन 0 के संगत कोई ऐसी धनात्मक संख्या एम है जो कि ये रिलेशन देती है एक्स एन माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम। और सिम्बॉलिकली हम इसको प्रतीकात्मक रूप में हम इसको लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एल और एक्स एन लिमिट एक्स एन इक्वल टू एल से भी लिखते हैं। अब हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस वाली चीज़ को हम खोलते हैं। इस वाली चीज़ को जब हम खोलेंगे तो यहाँ पर एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन कब करेंगे हम? जब हम मॉड को खोलते हैं तो हम इसको प्लस माइनस करते हैं। तो पहले हम प्लस की टर्म ले लेते हैं। तो प्लस एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, दैट इम्प्लाइज एक्स एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। इस एल को हम इधर ले गए तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरह से हम जब माइनस का साइन लेंगे तो माइनस ऑफ एक्स एन माइनस ऑफ एल लेस देन एप्सिलॉन, और हम यहाँ से इसको पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देते हैं। और जब इनइक्वलिटी को माइनस से गुणा करते हैं तो उसका इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज हो जाता है। तो ये होगा हमारा एक्स एन माइनस एल इज़ ग्रेटर देन माइनस ऑफ एप्सिलॉन, दैट इम्प्लाइज एक्स एन इज़ ग्रेटर देन, इस एल को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन। ये नंबर हो गया 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास में ये वाला जो रिलेशन है ये रिलेशन हो जाएगा एक्स एन लाइज बिटवीन एल माइनस एप्सिलॉन एंड एल प्लस एप्सिलॉन। तो ये जो रिलेशन है इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी सीक्वेंस है एक्स एन, उस सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इस एल के नेबरहुड में आएंगे। तो एल का नेबरहुड क्या हुआ? मतलब ये सपोज़ हमारे पास में एक एल पॉइंट है, इस पॉइंट के यहाँ एल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन हम कितना भी ले सकते हैं, चाहे जितना बड़ा और छोटा हम कर सकते हैं, सिर्फ वो पॉजिटिव होना चाहिए। छोटी से छोटी धनात्मक संख्या हो सकती है। यहाँ पर एल माइनस एप्सिलॉन ये हमारे पास में हो गया। तो अब ये जो नेबरहुड है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस नेबरहुड में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स सीक्वेंस के आने चाहिए। तो ये अगर ऐसा हो जाता है तो इस एल को हम सीमा या अनुक्रम की सीमा कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं कि हमने एक एग्जांपल लिया। सपोज सीक्वेंस एक्स एन इक्वल टू हमारे पास में 1/n एक सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस को जब हम खोलेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास में 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। अब ये जो हमारी सीक्वेंस है ये अगर हम इसको आगे तक जाते जाएं 1/3, 7, 8, 9, 110 इन्फिनिटी तक जब हम जाएं, क्योंकि n जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये कहाँ तक पहुँचेगी सीक्वेंस? लास्ट में हम इसको इमेजिन करें तो ये हमारी 0 तक पहुँचेगी। तो इसके हम 0 के नेबरहुड में इसकी हम नंबर लाइन खींचें तो ये सपोज़ हमारा, हम इसको 0 इसका लिमिट पॉइंट अगर हम इसका मान लें तो 0 अगर इसका लिमिट पॉइंट है तो 0 के नेबरहुड में 0 प्लस एप्सिलॉन और इधर लेफ़्ट में 0 माइनस एप्सिलॉन।
इसके नेबरहुड में सीक्वेंस के अनंत संख्या आनी चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम एप्सिलॉन को सपोज हमने 0.1 लिया, हम कुछ भी ले सकते हैं, 0.1, 0.2, 0.01, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो जब हमने इसको 0.1 लिया और सपोज हमने इस नंबर लाइन में यहाँ पर, ये तो हमारा ज़ीरो है, इस ज़ीरो को मैं सही से लिखती हूँ, ये ज़ीरो है और ये हमारा 1 है। तो इस ज़ीरो से 1 के बीच में अनंत संख्या है। ये देखिए, ये जब चलती चली जाएगी सीक्वेंस इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि ये नेबरहुड तो इतना है, तो इसके बाहर कुछ टर्म्स है। सपोज़ हमने m इक्वल टू 11 लिया, तो हम क्या कहेंगे कि 10 और उससे बड़ी संख्या, क्योंकि 0.1 कितना होता है, 1/10। तो ये जो 10 और उससे बड़ी संख्या है, 11वीं से लेके 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, ये जितनी भी टर्म्स हैं यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी की सारी अनंत संख्याएं हैं जो कि इस जीरो के नेबरहुड में आएंगी। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये जो m इक्वल टू 11 है, मतलब n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू m, तो 11 और उससे बड़ी संख्या जितनी भी होंगी, जो यहाँ पर 1 है ये इसके बाहर है, ये 0.5 है, 1/2 ये इसके बाहर है, फिर 1/3 यहाँ है, अप टू 1/10, तो यहाँ पर है 1/10 तक, तो 0.1 यहाँ तक है। उसके अंदर ये जो हमने लिया है 0 प्लस 0.1, क्योंकि हमारे पास में नेबरहुड जो है 0 प्लस एप्सिलॉन मीन्स 0 प्लस 0.1, और ये ओपन इंटरवल होता है, इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो ओपन इंटरवल में जो टर्म है ये 0.1 ये इंक्लूड नहीं होगी, इसके बाद वाली टर्म होगी। तो ये इसलिए हम इसको कहेंगे कि m11 से लेकर के की टर्म्स तो बाहर है, उसके बाद की जितनी भी टर्म आएगी है 1/11, 1/12, 1/15, 1/infinity तक, 0 तक, वो सारी की सारी इनफाइनाइट टर्म इसके अंदर आएंगी। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ज़ीरो इसका, सो ज़ीरो इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। ये हमारा एग्जांपल हुआ। अब लिमिट पॉइंट तो है ही, लिमिट है, अभी हमने इसको लिमिट सिद्ध किया है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। अब हम कहें कि लिमिट पॉइंट और लिमिट में क्या फ़र्क है। तो लिमिट पॉइंट जो होती है वो 1, 2 या नहीं कितनी भी हो सकती है, लेकिन लिमिट सिर्फ यूनिक होता है, केवल एक ही होती है, क्योंकि जो भी लिमिट पॉइंट है उसके नेबरहुड में बाहर इनफाइनाइट नंबर दूसरे लिमिट पॉइंट के नेबरहुड में हो सकती है, लेकिन लिमिट में बाहर केवल फाइनाइट और फाइनाइट टर्म्स ही होंगी। ये जितनी भी टर्म्स हैं ये हमारी हमेशा नेबरहुड के बाहर जितनी भी टर्म्स है ये फाइनाइट होगी और ये इनफाइनाइट होगी। ये होता है लिमिट में। और लिमिट पॉइंट में, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको पिछली बार बताया था, या मैं इधर लिखती हूँ, -1n जो था, इसकी अगर हम नंबर लाइन पे लेवें तो ये जब सीक्वेंस को हम खोलते हैं तो ये हमारे पास में आती है -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये -1 के नेबरहुड में और ये 1 के नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। अब यहाँ पर -1 में भी नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स है और 1 में भी, तो इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स आ गई, तो ये लिमिट पॉइंट हो गया। लिमिट पॉइंट कितना हुआ, -1 भी हो गया और 1 भी हो गया। क्योंकि लिमिट ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके नेबरहुड में तो इनफाइनाइट टर्म्स हैं, लेकिन इसके बाहर भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं। इस 1 के नेबरहुड में यहाँ इनफाइनाइट टर्म्स हैं, यहाँ फाइनाइट नहीं है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि लिमिट और लिमिट पॉइंट में क्या फ़र्क है, कि लिमिट पॉइंट जो है वो एक या एक से अधिक हो सकता है और लिमिट पॉइंट लिमिट भी हो सकता है। लेकिन जो लिमिट है वो लिमिट पॉइंट तो हो सकता है, लेकिन लिमिट पॉइंट कभी भी ज़रूरी नहीं है कि वो लिमिट हो ही सही। इस तरह से हमने आपको लिमिट और लिमिट पॉइंट का फ़र्क समझाया। किसी भी सीक्वेंस में अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसकी लिमिट पॉइंट भी मानी जाती है, पर यदि लिमिट पॉइंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो लिमिट हो ही सही। जैसे इस वाले एग्जांपल में लिमिट पॉइंट तो है पर लिमिट नहीं है, और इस एग्जांपल में 0 इज़ a limit of a sequence and 0 is also limit point of a sequence.
अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंट ऑफ अ सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस जब कन्वर्जेंट होती है तब क्या होता है कि यदि हम उसकी सीक्वेंस पे n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं और वो हमारे पास में फाइनाइट नंबर आए, दैट इज लेट xn बी एनी सीक्वेंस, देन xn इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू एल्फा, यानी कि वो एक फाइनाइट नंबर हमारे पास आना चाहिए। और एक अनुक्रम xn, कोई भी सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट कहलाती है या अभिसारी कहलाती है यदि लिमिट xn n टेंस टू इन्फिनिटी पर एक फाइनाइट नंबर को प्रोवाइड करे या परिमित संख्या को प्रोवाइड करे, तो हम उसे कहते हैं कि वो कन्वर्जेंट है। जैसे कि हमारे पास में एक एग्जांपल है xn इक्वल टू 1/n। अब ये एक जनरल एग्जांपल है जो कि हर किसी में लागू हो जाता है। यहाँ पर हम इसको खोलें n इज इक्वल टू, क्योंकि n डोमेन होता है, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो ये सीक्वेंस बनती है 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। जब इसमें हम n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं तो ये हमारे पास में 0 आ जाता है। 0 हमारी फाइनाइट टर्म है, तो हम क्या कहेंगे, 10 द सीक्वेंस 1/n कन्वर्जेस टू 0, तो 0 को वो कन्वर्ज होती है। इसी तरह से डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। यदि कोई सीक्वेंस जो कि लिमिट xn n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर फाइनाइट नहीं आता, इनफाइनाइट प्लस में या माइनस में आता है, तो वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस या अपसारी सीक्वेंस अनुक्रम कहलाती है। उसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि एग्जांपल है हमारे पास में, मान लेते हैं कि xn हमारी सीक्वेंस इक्वल टू n है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर हम करें तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। सो द गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सीक्वेंस को कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू दी लिमिट्स फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब एक और हमारे पास में बच रहा है ऑसिलेटरी सीक्वेंस, यानी कि दोलनीय अनुक्रम। दोलनीय अनुक्रम में जो अनुक्रम ना तो अभिसारी है और ना ही अपसारी है, वो दोलनीय अनुक्रम कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ गिवन सीक्वेंस, जो भी हमको सीक्वेंस दी हुई है, इज नाइदर कन्वर्जेंट और नो डाइवर्जेंट, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। मतलब इसकी कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ना फाइनाइट ना इनफाइनाइट, कुछ भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इसका हम एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल है xn इक्वल टू -1 की पावर n। जब हम इस सीक्वेंस को खोलेंगे तो ये सीक्वेंस आएगी -1 आएगी पहले, -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। तो जब हम इसमें लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn, ये हमारे पास में कुछ भी नहीं आता है, -1 आता है और 1 आता है। कब, when n is odd and when n is even। तो ये कुछ भी नहीं आता है, ना तो ये कन्वर्जेंट हुई ना डाइवर्जेंट हुई, तो इसलिए ये दिस सीक्वेंस इज ऑसिलेटरी। दिस सीक्वेंस इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो ये हमारी ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहलाती है। इसी तरह से और एग्जांपल हम इसके ले सकते हैं, जैसे -1 की पावर n इंटू n। अगर हमने ये सीक्वेंस का एग्जांपल लिया तो ये हमारी अनबाउंडेड भी है साथ में और डाइवर्जेंट भी है। इससे क्या होगा, अतः दैट इज, ये क्या है, अपरिमित दोलनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम
इन सीक्वेंस को कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी को हम निकाल सकते हैं। अब हम इसकी जो कुछ थ्योरम्स है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इनको आप पढ़ लीजिए और जो भी कोई प्रॉब्लम हो मुझसे व्हाट्सएप पे गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे और जो दूसरे स्टूडेंट्स अगर इसे देखते हैं तो वो कमेंट्स में जा कर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।